नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल एटम बॉम्ब पर है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास एटम बम है। जब वो फोड़ेंगे तब चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा। दरअसल राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोटर चोरी करने का संगीन आरोप लगा रहे हैं। राहुल का दावा है कि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और कर्नाटक से लेकर अब बिहार तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है। हालांकि आज बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया गया। बिहार का कोई भी वोटर जिसे लगता है कि उसके नाम के साथ गड़बड़ी हो सकती है, वो खुद से ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकता है या करा भी सकता है। 1 सितंबर तक चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार की मियाद भी रखी है, लेकिन इस पर राजनीति अब बेमियाद हो रही है। संसद भवन में तो हर दिन पिछले 10 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। तंग आकर संसद की वेल में अब बैरिकेडिंग करनी पड़ी है। उधर राहुल गांधी 5 अगस्त को बेंगलुरु में न जाने क्या एटम बॉम्ब फोड़ने वाले हैं और फिर 9 अगस्त से बिहार में एसआईआर और नए वोटर लिस्ट को लेकर व्यापक राजनीतिक संग्राम भी छेड़ा जा सकता है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों शामिल होंगे। तो इन्हीं मुद्दों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या अब राजनीतिक लड़ाई में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भी घसीटा जा रहा है। राहुल के पास ऐसा क्या एटम बॉम्ब है और क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकाने की कोशिश की है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। सोमवार एसआईआर, मंगलवार एसआईआर, बुधवार एसआईआर, गुरुवार एसआईआर, शुक्रवार एसआईआर। हफ्ते के हफ्ते गुजर रहे हैं, एसआईआर की रट नहीं छूटती, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ एटम बम लग गया। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। होगा चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, होंगे चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद पर, लेकिन राहुल गांधी ने कर्नाटक में 6 महीने की माइनिंग करके जो एटम बम बनाया, उसे वो चुनाव आयोग के अफसरों पर फोड़ कर रहेंगे, ये कहते हैं। एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। तारीख तय हुई है 5 अगस्त, जगह तय हुई बेंगलुरु। राहुल का एटम बम आएगा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में, दिखाया जाएगा बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में और फिर फोड़ा जाएगा चुनाव आयोग के दफ्तर पर। We had appealed to this one, but they did not accept. I myself is also a responsible. Even at the time of Mahadevpura, my candidate Mr. Nagesh and his son, he brought me, he showed me, we gave that. They could not delete those. Here dispute between Deputy CM. From last 1 year there is no CM here. So people of Karnataka is searching where is CM. So in this time, to divert the issue, Rahul Gandhi coming Karnataka. राहुल गांधी कहते हैं कि 6 महीने की अथक मेहनत के बाद कर्नाटक में वोट चोरी साबित करने के लिए नमूने के तौर पर एक सीट की वोटर लिस्ट का अध्ययन किया गया है। खबर है कि कांग्रेस ने बेंगलुरु लोकसभा सीट पर वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है। इस लोकसभा की महादेवपुरा और गांधीनगर सीटों में वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियों का दावा कांग्रेस करती है। आरोप है कि हजारों हजार नए वोटर जोड़े गए, जिनकी उम्र 45 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल है। पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। और ये मामला लोकसभा चुनाव के ठीक पहले का बताया जा रहा है। हालांकि कर्नाटक चुनाव आयोग का कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले मतदाताओं का स्पेशल समरी रिवीजन किया गया था। ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद 9,17,000 आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिनमें नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने को लेकर अर्जियां थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त कोई अर्जी नहीं दी थी।
The election commission law says if there is any variation more than 4% in a voter list, who is supposed to answer? So they don't want a democratic way, and why are they scared? चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का एकजुट मोर्चा बिहार के बहाने ही खुला है। जिस बिहार में आयोग ने 1 महीने से अधिक वक्त तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया, उसने अब शुरुआती वोटर लिस्ट जारी कर दी। बिहार का कोई भी वोटर अपने जिला, विधानसभा और भाग यानी मतदान केंद्र का चयन करके आसानी से देख सकता है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम है या फिर नहीं। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों और 90,817 मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट लिस्ट आम लोगों के अलावा डिजिटल फॉर्मेट में भी 12 राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। अब से 1 महीने तक कोई भी मतदाता इस लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, अवैध जोड़े गए नाम को हटवा सकते हैं या लिस्ट में सुधार के लिए 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष को चुनाव आयोग की प्रक्रिया से ज्यादा एसआईआर पर सियासत में दिलचस्पी है। यही वजह है कि दिल्ली से पटना तक चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर संग्राम छिड़ा है। बंगाल में ममता बनर्जी अभी से कभी बूथ लेवल अफसरों को चेतावनी दे रही हैं, तो कभी अल्पसंख्यक प्रवासी वोटर्स को बंगाल लौटने की अपील कर रही हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार एसआईआर के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेज रही है। लेकिन तमाम विरोधों, धमकियों, चेतावनियों के बावजूद चुनाव आयोग बिना डरे सहमे एसआईआर प्रक्रिया जारी रखे। अब इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये नतीजों में दिखेगा। आज तक ब्यूरो। तो बहस शुरू करने के पहले इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को आधारहीन बताया हुआ है। आयोग ने कहा है कि रोजाना लगाए जा रहे ऐसे बेबुनियाद आरोपों पर आयोग तवज्जो भी नहीं देगा। आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को भी ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों और धमकियों पर ध्यान नहीं देने को कहा है। दूसरी बड़ी खबर भी चुनाव आयोग से आ रही है कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है, उस ड्राफ्ट लिस्ट के बाद भी एक प्रेस रिलीज निकाला है और कहा है कि बिना कारण बताए किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। यानी ईआरओ को नाम काटने के वक्त पूरा ब्यौरा देना होगा, उसका कारण देना होगा कि आखिरकार यह नाम क्यों काटा गया है। आयोग ने कहा है कि 1 महीने तक नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने का समय है। यानी अगर बिहार में आप वोटर हैं और आपका नाम आपके चुनाव क्षेत्र में नजर नहीं आ रहा, तो अभी भी आपके पास समय है कि आप जाकर अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को भी दी जा चुकी है, यह भी चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज में कहा। यानी सभी के पास पीडीएफ फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, यह भी डिजिटल फॉर्मेट में भी राजनीतिक दलों को लिस्ट दी जा चुकी है। यह भी इलेक्शन कमीशन ने जो अभी विज्ञप्ति जारी की है उसमें साफ शब्दों में कहा है। आयोग ने यह भी दावा किया है कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से की गई है। यानी किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी का जो आरोप है, उन्होंने कहा है कि सारे अधिकारियों को भूला नहीं जाएगा, जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उन सभी को हम देख लेंगे, इस तरीके से धमकी एक तरीके से राहुल गांधी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन साफ शब्दों में कह रहा है, चुनाव आयोग, कि हम ऐसी धमकियों से नहीं डरेंगे, हमने हमारा काम पूरी तरीके से ईमानदारी से किया हुआ है। यह चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में इस पूरे मामले में कहा है। तो इस बारे में चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, डॉक्टर नवल किशोर जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से हम एक अहम सवाल इसके बारे में पूछने की आखिरकार अब चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के बाद उनका क्या कहना होगा। धीरेन्द्र कुमार थोड़ी देर में जुड़ेंगे लोक जनशक्ति पार्टी से, परिमल कुमार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे और डॉक्टर करुणा सागर कांग्रेस के प्रवक्ता है, पूर्व डीजीपी है बिहार के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ दरअसल इस चर्चा की हम शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या कर्नाटक के वोटर लिस्ट में बड़ी उम्र के हजारों नए वोटर जोड़े गए थे? जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि 35 से 45 साल तक के बड़े कई वोटर्स उसमें जोड़े गए थे। उनका यह कहना था कि बेंगलुरु ग्रामीण में उन्होंने जो मुआयना किया था उसमें यह बात खुलकर सामने आई है। दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकाने की कोशिश की है? क्योंकि साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और तीसरा अहम सवाल, क्योंकि आज ड्राफ्ट रोल जारी हुआ है, कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट रोल में
राजनीतिक दलों को कोई गड़बड़ी मिली है। 3 बजे यह ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया गया था और उसके तुरंत बाद निर्वाचन आयोग ने इस मामले में एक प्रेस रिलीज भी निकाला हुआ है। डॉक्टर नवल किशोर, शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि 9 तारीख से तेजस्वी यादव बिहार का दौरा करने वाले हैं। एसआईआर को लेकर कई सारे मुद्दे लेकर वो जनता में जाने की बात कर रहे हैं। 3 बजे ड्राफ्ट रोल जारी हुए हैं। आपकी पार्टी की मशीनरी ग्राउंड पर होगी। 47,000 आपके बीएलएस भी काम कर रहे थे, जो लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से दी गई थी। अब तक आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि 7.24 करोड़ वोटर्स हैं, उनके फॉर्म्स उनके पास आए हुए हैं और उसके साथ वो ये भी साफ कर रहे हैं कि अब भी किसी का नाम नहीं है तो जाके आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। डॉक्टर नवल किशोर। देखिए साहिल जी, हम तो लगातार इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो भी कमियां और खामियां दिख रही है वो सब चीज़ बता ही रहे हैं और अभी भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे और जनता को भी बताएंगे, उनको भी बताएंगे। हम छोड़ेंगे थोड़े ना। चुनाव आयोग मनमानी करेगा और भारतीय जनता पार्टी उनके प्रवक्ता बन के बात करेंगे तो हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं। हम लोग सड़क से सदन तक इस सवाल को उठाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और छोड़ेंगे नहीं। जो भी कमियां होगी वो तो बताएंगे ही, लेकिन इस 1 महीने के दौरान भी जो कमियां रही हैं उसको भी हमने बताया। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से बिना मैंने फॉर्म में कहाँ से डाउनलोड किए जा रहे थे, कौन उसको अपलोड कर रहा था। कई लोग जिनके घर गए ही नहीं और डॉग बाबू का भी पहचान पत्र बन जा रहा है। तो ये सब चीज़ हमने देखा है और हम लगातार बताते रहेंगे और बिहार की जनता के साथ हम खड़े हैं। हम कोई मनमानी नहीं होने देंगे। एसआईआर के नाम पे इस तरह का मनमानी नहीं चलेगा। जो काम चुनाव आयोग कर रहा था उसको रोक के एकाएक बीच में ये काम करने का मंशा कहाँ से आया, उसके इंटेंट और कंटेंट दोनों पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं और करते रहेंगे और जनता के बीच में इन बातों को लेकर जाएंगे और चुनाव आयोग को भी बताएंगे। नहीं, लेकिन डॉक्टर नवल किशोर, मेरा तुहिन सिन्हा से इस बारे में जवाब लेने के पहले, नवल किशोर जी सुनिए ना, तुहिन सिन्हा से जवाब लेने से पहले मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं और वो सवाल, आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है, राजनीतिक पार्टी कैसे काम करती है आपको पता है। हर पार्टी का एक कैडर होता है जो ग्राउंड पर काम करता है, जमीन पर उतरकर खास करके चुनाव में भी काम करता है और चुनाव के पहले भी काम करता है। तो मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। एक, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभी जो प्रेस रिलीज निकाला हुआ है वो मेरे हाथ में, और उसमें वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि किसी का भी अगर नाम निकाला जाएगा तो बाकायदा उसके बारे में जो ईआरओ है उसे बताना होगा कि यह नाम क्यों निकाला जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अभी भी आपको अगर लगता है, क्योंकि आपके लोग भी जमीन पर होंगे, आपके पास भी शिकायतें आएंगी, क्या सड़क पर उस तरीके से भी आप काम शुरू करने वाले हैं, लोगों के पास जाके कि भाई आपका नाम नहीं है तो हम आपको मदद करते हैं, चुनाव आयोग के पास जाके नाम रजिस्टर कराने में? कई राजनीतिक दल इस तरीके से भी काम करते हैं जिनका कैडर होता है। नवल किशोर। साहिल जी, हमारा कैडर लगातार काम कर रहा है। आपको कैसे पता कि हम नहीं काम कर रहे हैं? चुनाव आयोग को कैसे पता? चुनाव आयोग जनवरी 2025 से लगातार उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, आज से थोड़े काम कर रहे हैं। और उसी के आधार पे जब भी हमने सवाल उठाया, जब भी हमने बात कही, उन्हीं आधार पे कही। और बाजाबते हमारे माननीय नेता और महागठबंधन के माननीय नेता, जो समन्वय समिति के नेता है माननीय तेजस्वी यादव जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे अपोजिशन पार्टी जो बिहार के हैं, महागठबंधन के साथी हैं, सब लोगों ने लगातार पॉइंट बाय पॉइंट हमने उनको बताया। हमने कहा हम क्या आसमान से थोड़े सूचना ला रहे हैं, हमारे बीएलए ही काम कर रहे हैं, उनके बीएलओ काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग भी काम कर रहा है। लेकिन जो कमियां और खामियां दिख रही है वो तो हम बता ही रहे हैं और हमने लगातार बताया है, कोई एक बार नहीं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। चुनाव आयोग को लगता है तो अभी 2 घंटे हो चुके हैं, कुछ खामियां मिली आपको ड्राफ्ट रोल में जो तुरंत आप अभी तो पिन पॉइंट कर सके तुरंत? हम उसका देखिए, उसका भी डिटेल लेकर हम आपको बताएंगे और चुनाव आयोग को भी बताएंगे, समय से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। और हम उन आंकड़ों के आधार पे बात करते हैं। पहले भी हमने बात किया था आंकड़ों के आधार पे, और वो सारे आंकड़े सार्वजनिक पटल पे है, चुनाव आयोग भी देखता है लेकिन मानता नहीं है। मानना उन्हीं को है जिन्होंने उनको नियुक्त किया है, उनको अपोजिशन को सुनना ही नहीं है। इसलिए वो लड़ाई जो है वो आर पार की है और ये बात हम कह रहे हैं। चलिए, आर पार की लड़ाई होती है वो भी देखना होगा। 12-13 अगस्त को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए मेरे सामने, मैं वही पढ़ रहा था अभी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है और आप ही को अपील की हुई है जो पिटिशनर्स हैं उनको, और कहा है कि आप अगर आपको लगता है कि
गलत तरीके से नाम उड़ाए गए हैं उस लिस्ट से, आप कुछ लोगों को लेके आइए जो जिंदा है और जानबूझकर चुनाव आयोग ने हटाया है। हम चुनाव आयोग पर कार्रवाई करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो हम इंतजार उस पर भी रहेगा। लेकिन तोहिन सिन्हा, तुरंत आपसे एक जवाब, क्योंकि करुणा सागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी पर खास करके आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के तरफ से, लगातार संसद में हर रोज करीब करीब प्रदर्शन हो रहा है, एसआईआर पर चर्चा की मांग की जा रही है। आखिरकार सरकार को कहना पड़ा कि ठीक है, अगर नियमों में बैठता है तो हम उस पर चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक साथ जोड़कर लगातार विपक्ष आप पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इनसे ना आपसे जवाब चाहिए। आपकी पार्टी ने भी ड्राफ्ट रोल देखा होगा अब तक का, आपको कोई खामियां नजर आ रही है कि आप संतुष्ट है जो भी चुनाव आयोग ने काम किया? नमस्ते साहिल जी, सबको नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुलकर आज राहुल गांधी के व्यवहार की निंदा करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से खुलेआम आज उन्होंने धमकी दी है कि इलेक्शन कमीशन के पिछले कई सालों के जो है इलेक्शन कमिश्नर को और ऑफिशियल्स को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और छोड़ेंगे नहीं। मेरे ख्याल से एक और जहां नक्सलवाद देश से जा रहा है, समाप्त हो रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि अब नक्सलवाद की राह पर चलेगी। बहुत ही शर्मनाक बयान है। जैसा कि आपको पता है कि ड्राफ्ट लिस्ट आ चुका है, वोटर लिस्ट आ चुका है, उस पर हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आगे के नियम बताए गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी गड़बड़ी है आपके डिटेल्स में, फॉर्म 8 भरिए और उचित दस्तावेज के साथ जमा करिए। अगर आपका नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरिए, अगर आप नए वोटर हैं तो फॉर्म 6 भरिए और दस्तावेज के साथ जाइए। तो ये तरीके होते हैं। देखिए, हर एक्सरसाइज में, हर प्रक्रिया में कुछ चैलेंजेस आएंगे, और जब इतने बड़े स्तर पर और इतने लंबे समय के बाद वो प्रक्रिया हो रहा है, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं ना कि आप निरंतर संशय पैदा करें, निरंतर जो है इलेक्शन कमीशन को गालियां देती रहें। मैं आज इलेक्शन कमीशन से आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। जिस प्रकार की धमकी उन्होंने दी है वो तो हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। और जो आपका सवाल था, कतई भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन में कोई भी साझेदारी, कोई भी इक्वेशन नहीं है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को मान लिया जाना चाहिए, हमने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने की इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना उसको। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बाधित करना चाहते हैं। नहीं तो वो इलेक्शन कमीशन का दायरा है ना। लेकिन आधार कार्ड कर लेना चाहिए था चुनाव आयोग को, अगर इसकी मांग थी, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था। नहीं, देखिए उसका कारण है ना, बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां भी कह रही थी, जनता दल यूनाइटेड के सांसद भी कह रहे थे। आप तय करने वाले नहीं, लेकिन आपकी भी भूमिका है। ये भी एक प्रोसेस है, चुनाव भी एक प्रोसेस है ना, जिसमें सिर्फ चुनाव आयोग थोड़ी ना उसमें शामिल होता है। राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से ही चुनाव आयोग ये इलेक्शन की प्रोसेस कामयाब कर सकता है। तो ऐसे में लोग अगर कह रहे हैं कि भाई आप ले लीजिएगा, हमें चुनाव आधार कार्ड को लेकर आपको कोई समस्या थी क्या बीजेपी को? नहीं, देखिए जो लोग कह रहे हैं, देखिए हमें चुनाव आयोग की परिपक्वता और उसकी निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है। तो अगर ये आधार कार्ड नहीं लिया जा रहा था, उसके पीछे कारण था। आधार कार्ड कुछ दस्तावेजों के आधार पर बनाए जाते हैं। अगर वो दस्तावेज मिसिंग है तो स्वाभाविक है कि वो आधार कार्ड भी फर्जी हो सकता था। और जब ऐसे संकेत मिले बड़े पैमाने पर, तब जो है चुनाव आयोग ने तय किया कि आधार कार्ड के अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हर चीज पर संशय पैदा करना, हर चीज पर एक तरह से जो है चुनावी संस्था, जो संवैधानिक संस्थाओं हैं, उसको आप कटघरे में खड़ा करते हैं। मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक नहीं है विपक्ष को। और आज जो है झारखंड में क्या आवश्यकता थी? जो झारखंड की सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया, क्योंकि झारखंड की सरकार भी लिप्त है। वहां संथल परगना के 5 जिले हैं जहां की पिछले साल झारखंड के हाई कोर्ट ने विशेष रूप से जो है कुछ टिप्पणियां की थी कि यहां पर वही चल रहा है आपका इलीगल माइग्रेंट्स को बसाने का काम। तो ये सारे इंडी अलायंस की जो राज्य सरकारें हैं वो संलिप्त हैं। ये टिप्पणियां जो होती है ना, उसी को लेकर दरअसल सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो नंबर्स अभी जारी किए हुए हैं, आज की स्थिति में जो चुनाव आयोग ने नंबर्स जारी किए हुए हैं, उस नंबर्स पे अगर हम नजर डालें तो उसपे कहीं भी चुनाव आयोग के रिलीज पे यह नहीं है कि हमें इस एसआईआर के दौरान ऐसे लोग मिले जो भारत के निवासी है ही नहीं, जिसका दावा बार बार किया जा रहा था। बड़े बड़े नेता उसको लेकर दावा कर रहे थे कि भाई कोई बांग्लादेशी मिल जाएंगे, रोहिंग्या मिल जाएंगे, कितने मिले, क्या मिले,
वो दावे और साहिल जी, रियलिटी इसमें जब साहिल फर्क जी, नजर आता है ना, तब लोग सोचने लगते हैं कि अरे ऐसा नहीं है जी, इतना खोद के अगर ये मिल रहा है तो फिर उसमें- काहे के लिए दावे किए गए, ये भी तो कहीं ना कहीं उसमें- निकलता है ना। उसमें एक कैटेगरी जरूर पाया गया था ऐसे लोगों का जिनका जो है वोटर आईडी एक से अलग स्थानों पर सक्रिय था। कोई जिम्मेदार भारतवासी ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा गैर कानूनी काम कर सकता बहुत है? सारे करते हैं सर। निश्चित रूप से वो ऐसे तुहिन जी, लोग मैं हो आपको सकते मैं हैं आपको जो कह रहा पूर्ण हूं, तौर पर बहुत सारे क्यों लोगों करेंगे? के इस तरीके से वोटर आईडीज होते हैं। गलत काम कर रहे कुछ हैं ना। लोग ऐसे हैं कि मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव में वोट डालते हैं और उसके बाद बाहर जाकर अलग चुनाव में भी वोट डालते हैं। आपको पता है, आप यहां पर रह चुके हैं मुंबई में, आपको पता है कि इस तरीके के बहुत सारे वोटर आईडी आपको मिल जाएंगे बाय चॉइस। कई बार लोग निकालते हैं, लेकिन इसका मतलब मैं सवाल पूछ रहा था बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर, जिसको लेकर दावे किए जा रहे थे, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं आपसे। वो कहां है? मैं आज लिस्ट में वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ड्राफ्ट रोल में क्या उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी क्या मुझे, लेकिन वो तो नहीं दिखा मुझे कहीं पर। नहीं, इलेक्शन देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन इस पर ज़्यादा बोलना शुरू कर दे तो फिर आप बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन का दायरा नहीं है सिटीजनशिप तय करना। लेकिन मुझे लगता है निश्चित तौर पर जिन लोगों के वोटर आईडी एक से अधिक स्थान पर पाए गए हैं, हर व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ उसमें तबका है जो एक फर्जी फेक आधार कार्ड रैकेट में भी शामिल है और हो सकता है कि वो भारत मूल के नहीं हो। ठीक है, चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब तक जो आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए थे, करुणा सागर जी मुझे आपसे अब सवाल पूछना है क्योंकि राहुल गांधी अब सीधे चुनाव आयोग के जो अधिकारी है उनको धमकी दे रहे हैं। लेकिन अब तक ये माना जा रहा था कि बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र से करीब करीब 25,000 वोटर ऑन एन एवरेज हर चुनाव क्षेत्र से कम हो जाएंगे। 66 लाख जिस तरीके से वोटर कम हुए हैं, लेकिन लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में जो अब तक हमने देखा हुआ है उसके मुताबिक 48,824 मतदाताओं को नए प्रारूप से हटा दिया गया है। जो ड्राफ्ट रोल आया हुआ है उसमें से 48,000 वोटरों को करीब करीब हटा दिया गया है, यानी कुल 93.67% दोनों विधानसभा क्षेत्र लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में 7,33,600 लोगों ने फॉर्म जमा किए थे। 93% लोगों ने फॉर्म जमा किए थे। 48,824 मतदाताओं को नए प्रारूप से हटा दिया गया है, जिसमें केवल 18,153 मृत पाए गए। 6,157 लोगों ने इस वजह से नाम खुद का हटा लिया क्योंकि उनका 2 बूथ पर नाम था और 19,798 मतदाता कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, जबकि 4,707 इतने मतदाता ऐसे हैं कि जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल पाया। और डीएम ने बताया कि 30 सितंबर को फाइनल प्रकाशन किया जाएगा उस वोटर लिस्ट का। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जो मतदाता सूची जारी की गई है उसमें 1,28,207 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए अब तक। और पूर्व सूची में सभी विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 16,40,664 थी, जबकि वर्तमान में यह घटकर 15,12,457 हो गई है आज की स्थिति में। यानी कई सारे जो डीएम ने जारी किया, अभी जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उससे ये जानकारी हमको मिल पाई है। हर जगह से, हर चुनाव क्षेत्र से अलग अलग जानकारी इस तरीके से आती रहेंगी, लेकिन 2 विधानसभा क्षेत्रों से 48,000 करीब 50,000 के करीब नाम गायब हुए हैं। हालांकि उसमें मृत पाए गए हैं, बाकी सारा कारण भी उसमें साफ निकल कर आ रहा है। डॉक्टर करुणा सागर, आपने अब कर्नाटक में छानबीन की है जो राहुल गांधी कह रहे हैं और उसके आधार पर 5 अगस्त को मेरे ख्याल से कोई बड़ा एटम बॉम्ब फोड़ा जाएगा। सवाल मुझे यही है आपसे कि अब जो चुनाव आयोग कह रहा है, बजाय इसके कि ठीक है बाकी आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, हर किसी को अधिकार है, लेकिन मेरा सवाल यह है बिहार में आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा आगे। अच्छा, अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके की स्थिति यहां पर नजर आ रही है, नवल किशोर, फिर से मेरा सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर नाम जो कटे हैं, क्या लोगों के पास जाकर आप उनको बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपना नाम रजिस्टर कराइए अगर आपका नाम नजर नहीं आ रहा है? और जो तुहिन सिन्हा भी कह रहे थे कि दो देखिए, अभी देखिए लखीसराय में और यहां पर देखिए 2 बूथ पर नाम रजिस्टर किए गए थे कई वोटरों के, और काफी संख्या बड़ी नजर आ रही है उसमें। उसको लेकर भी तो सवाल उठते हैं ना। साहिल जी, ये तो बिल्कुल
साहिल जी, ये तो बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है और जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक यही काम कर रहा था चुनाव आयोग। समरी रिवीजन जो कर रहा था उसमें यही सब काम करके तो उन्होंने पब्लिश किया था। उसमें क्या उन्होंने ये काम नहीं किया था? क्या फर्जी काम किया था? जो पब्लिश किया जनवरी में, उसमें भी तो ये सारे काम हो रहे थे। पब्लिश करने के बाद जो इलेक्टोरल रोल आया था उसमें सारी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी यही काम कर रहे थे उनके बीएलए कि जो नाम नहीं है उनको जुड़वा रहे थे, जो नाम डबल है उसको कम करवा रहे थे, जो डेड है उसको हटा रहे थे। ये काम तो चल ही रहा था। एकाएक जो जून 20 को उन्होंने जो फैसला लिया वो संशय पैदा करता है, और संशय पैदा ये भी करता है कि भारतीय जनता पार्टी वोटर के बिहाफ पे क्यों नहीं बात करती है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड को कंसीडर कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट बार बार रिपीट किया। ये बात तो भाजपा ये बात भी नहीं कह पाई। आखिर उसकी क्या मजबूरी है? क्या ऐसा षड्यंत्र कर रही है? क्या ऐसा घाघमेल है कि वो ये बात भी नहीं कह पा रही है? ये सबसे बड़ा संकट का दौर है जिसमें कि हमें लगता है कि राइट टू वोट को सीधे चैलेंज किया जा रहा है। अभी भी हमें डर है और हम इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चुनाव आयोग कर रहा है, जिसका कि पूरा दृश्य दिख रहा है कि वो किसी भी स्तर पे उसके विरोध तो छोड़ दीजिए, समर्थन इतने जबरदस्त तरीके से कर रही है कि लगता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ है। ये तो बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा खतरनाक है किसी भी लोकतंत्र के लिए। हम क्यों नहीं सवाल उठाएं इस चीज पे? चलिए जब हमें लगता है कि जो चुनाव बीजेपी के दोस्तों से सवाल पूछते हैं। भारतीय जनता धीरेन्द्र पार्टी कुमार, का काम लगभग एक ही है। क्या आपकी पार्टी निश्चिंत है कि कोई नाम वाम नहीं कटेगा और आप पूरी तरीके से तैयार है? आपको कोई तकलीफ तो नहीं है जो ड्राफ्ट लिस्ट आई हुई है उससे? क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस, इनको डर लगता है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनके नाम कट जाएंगे। और यही सवाल मेरा परिमल कुमार जी से भी होगा, लेकिन पहले धीरेन्द्र कुमार, आपको तो डर नहीं है कोई किसी तरीके का? साहिल जी, हमारे नेता दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में है, और अगर कहीं कोई कमी होती तो निश्चित तौर पर यह किसी एक पार्टी और एक व्यक्ति का आरोप नहीं होता, बिहार में जन आंदोलन होता। लेकिन आम लोग तो इस पर कहीं बोल नहीं रहे हैं। आप जाकर के अपने रिपोर्टरों से पूछ सकते हैं कि जितने लोगों का पुनरीक्षण का काम हुआ सब इत्मीनान से उन लोगों ने कराया है, और जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके अगर कहीं बाहर में काम कर रहे हैं या डुप्लीकेट है तो उन लोगों का नाम तो हटेगा ना। इस पर बवाल करने वाले लोगों को जरा देखिए ना कि कौन लोग कर रहे हैं। क्या एक दो राजनीतिक पार्टियों का ये समस्या मैंने है? सवाल तो सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टी के नेता थोड़े पछता रहे थे कि इस सरकार को मैंने समर्थन करके गलती तो नहीं कर दी विधानसभा में, बिहार में मैंने नहीं करना चाहिए था मुझे समर्थन। वो थोड़ा सा उसको लेकर कुछ बयान दे रहे थे। मुझे लगा इस प्रक्रिया को लेकर भी आपका कुछ वो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है ना? प्रक्रिया तो ठीक चल रही है ना चुनाव आयोग की, उसको लेकर दिक्कत नहीं है। साहिल जी, आपने तो महाराष्ट्र चुनाव को भी देखा, पूरे तौर पर कवर किया। वहां पे आरोप इन लोगों ने लगाया कि वोटरों को बढ़ा दिया गया, मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है जो एनडीए के समर्थक मतदाता हैं। जब मान लीजिए इस पर अगर चुनाव आयोग ने इन्हीं लोगों की बातों को सुना होगा और अगर गहन पुनर्निरीक्षण की दोबारा ये लोग ऐसा आरोप नहीं लगाए, जब यहाँ पर आए अगर इस तरह का पकड़ा जा रहा है कि हाँ भाई कुछ लोग मृत हो गए हैं या कुछ लोग बाहर चले गए हैं, डबल नाम है, अगर उनके नाम हट रहे हैं तब भी ये लोग सवाल और बवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर ये चाहते क्या है? कितने कंफ्यूज लोग हैं, ये देश के लोग और प्रदेश के लोग समझ रहे हैं। आप ये बताइए कि संस्थाओं पर आज ये पहली बार तो नहीं हो रहा है ना, 2002 में भी तो हुआ था बिहार में। उस समय किसकी सरकार थी? तो कोई विरोध नहीं हुआ था, और सबसे ज्यादा अगर एसआईआर का काम हुआ है तो विपक्षी दल जब सत्ता में थे तब हुआ था। अब के विपक्ष ने तो इतना सवाल नहीं खड़ा किया था, तो क्या चुनाव आयोग उस समय इतना स्वच्छ रूप से काम नहीं करता था क्या? क्यों इन लोगों को इस तरह का संदेह होता है? सवाल करने वाले ही सवाल के घेरे में है। हम लोगों को तो जो चुनाव आयोग ने कहा हमारे बूथ लेवल एजेंट ने किया, और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिल रही है। जबकि अगर शिक्षा के दर में देखें तो दलित लोग, नवल किशोर जी, दलित जी, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग कहते हैं कि उनके बूथ लेवल एजेंट सब जगह गए थे और उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक ठाक चल रहा है एकदम। अरे बिल्कुल, देखिए जिनके नेता को 7 दिन में 100 मर्डर हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं लगता है, कहते हैं कि हमको दुख है, ऐसा क्यों हो रहा है? उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है?
वो ऐसे हनुमान है जिनके पार्टी को 2 भाग में तोड़ दिया जाता है, वो तक नहीं करते हैं। उनके नेता की मूर्तियां तोड़ जाती है, कुछ नहीं करते हैं। उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम तो सिर्फ उनसे ये भी पूछ लीजिए कि जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जो भारतीय करते हैं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही थी कि बिहार में सारे रोहिंग्या हैं, सारे बांग्लादेशी आ गए हैं, नेपाली आ गए हैं, म्यांमारी आ गए हैं, आपका उस पर क्या विचार है? एक पकड़ के क्यों नहीं दिखाया उसमें? आप पूरे 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 बिहार के लोगों को आपने परेशान किया, कुछ लोग बाढ़ में परेशान है। जब जदयू का एमपी अपना एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए 10-12 दिन लगता है, 10-12 दिन एमपी को लगता है, तो जो गरीब दलित पिछड़ा और अकलियत के लोग हैं वो कहां से बना पाएंगे? अरे आपको तो राजनीतिक दल के रूप में मानते हुए शर्म आती है कि ऐसे निर्लज राजनीतिक दल कैसे हो सकता है? चलिए वीरेंद्र कुमार जल्दी से जवाब दीजिए, फिर परिमल कुमार जी से पूछेंगे इसी महीने में गिरिधर यादव को जो शो कॉज नोटिस दिया था उसका कुछ जवाब आया कि नहीं आया? चलिए वीरेंद्र कुमार जल्दी से जवाब दीजिए। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आर्थिक अपराध में सजा याफ्ता हो, उनके प्रवक्ता को कितना फक्र महसूस होता है टीवी पे आके, ये देख दो बिहार के लोग देख रहे हैं। और फिर ये आप देखिए फिर गलत बात आप बोल रहे हैं। विषय पे विषयांतर नहीं होइए, विषयांतर मत होइए। जब इस पर विषयांतर मत होइए ना, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। आप बताइए ना कितना बांग्लादेशी मिला? अरे कितना बांग्लादेशी मिला बताओ ना। अरे सुनिएगा तभी तो, अरे सुनिएगा तभी तो। इनको चुप कराइए, मैं जवाब देता हूँ। चलिए एक मिनट, चुप कराइए, मैं जवाब देता हूँ। चुप कराइए। नवल किशोर जी जवाब ले लेते हैं ना, जल्दी से सुन लेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे, दोबारा आपके पास आता हूं मैं। जल्दी से जवाब दीजिए वीरेंद्र कुमार, जल्दी से जवाब दीजिए। इनके बूथ लेवल के एजेंट ऐसे ही लोग रहे कि जब इस तरह का गहन पुनरीक्षण होने लगा तो अपने राशन को बचाने के लिए या तो बंगाल शिफ्ट करा दिए हैं या आसाम शिफ्ट करा दिए होंगे। ये लोग बहुत होशियारी से काम करते हैं। और एक चीज बताइए कि जब यही यूएस ऐड देता था यहाँ पर टर्निंग आउट वोटिंग को बढ़ाने के लिए, ये आसाम वाली क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी आसाम वाली बात कर रहे हैं? आसाम वाली बात क्या है, मुझे समझ में नहीं आई, क्या है ये? समझाता आसाम वाली बात क्या है? फर्जी मतदाता जो लोग रहते हैं वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं ऐसे समय में कि जब इनका गहन पुनरीक्षण होता है तो ये काम के बहाने कहीं बाहर चले जाते हैं। वही तो मैं बता रहा हूं ना, मैं ड्राफ्ट के बाद में जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें उसके बाद जो चुनाव आयोग का प्रेस रिलीज आया वही मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि फर्जी मतदाता पाए गए। हाँ ये जरूर लिखा है कि कुछ लोगों के दो बूथ पे नाम थे, उनमें से एक नाम हट गए करके। ना बांग्लादेशियों का जिक्र है ना रोहिंग्याओं का जिक्र है। साहिल भाई यही लोग तो मैं आसामियों का जिक्र है। शिफ्ट कर गए हैं, उनका निरीक्षण करने की आवश्यकता है ना कि जो बाहर में शिफ्ट हो गए हैं, यही उन्हीं लोगों का नाम हटा है ना। ये तो उन पर दिखाएंगे क्या? ये दूसरी बात है कि ये जब बढ़ाया जा रहा था और बाहर से यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ऐड मिल रहा था, तो क्या उसी के 0.01% लोग 0.01% लोग ऐसे हैं जो चुनाव आयोग ने कहा है जिनका कोई पता नहीं चला है। 0.01% लोग, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। परिमल कुमार, आपने अपने सांसद को एक शोकॉज नोटिस भेजा था, उन्होंने भी सवाल उठाए थे एसआईआर को लेकर। क्या कोई जवाब आया आपके पास उसका कि क्यों उन्होंने इस तरीके से बात की, पार्टी के लाइन के खिलाफ जाकर उन्होंने ऐसे क्यों बात की? कुछ जवाब आया? और ड्राफ्ट जो आया हुआ है, ड्राफ्ट सूची आई हुई है, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए साहिल जी, मैं पहले कांग्रेस और आरजेडी के जो प्रवक्ता, ये आरजेडी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, इनका जवाब दे दूं। मतलब इन दिनों जब से एसआईआर शुरू हुआ है, इन लोगों की प्रवृत्ति या इन लोग की जो स्टेटमेंट है अलोकतांत्रिक, अपरिपक्व, असंवैधानिक है। एक्चुअली इनकी मंशा क्या है ये समझ में नहीं आती। अरे चुनाव आयोग तो योग्य मतदाताओं को आइडेंटिफाई कर रहा है और अयोग्य मतदाताओं को सेपरेट कर रहा है। इन लोग की चिंता उसकी नहीं थी। इन लोग की चिंता, ये लोग एसआईआर को भी कम्युनलाइज करने का प्रयास कर रहे थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो चुनाव आयोग ने जो अपना काम किया वो तो सराहनीय है, और जनता भी, बिहार की जनता भी जो लोकतंत्र की जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या लोकतंत्र को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसलिए बिहार की जनता भी को भी मैं साधुवाद देता हूँ। जहां तक
राहुल गांधी का प्रश्न है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग संविधान में, इन लोगों को आस्था ही नहीं है। प्रत्येक संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इन लोग की स्थिति यही रही है। जब सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को किसी केस में, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ये लोग होते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी ये चैलेंज करने की स्थिति में होते हैं। तो ऐसे लोग समझिए कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है, और इस तरह के पार्टी को बैन भी करना चाहिए। और स्पष्ट भी नहीं होता है। देखिए, ये बेहतर होता है कि हम लोग चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था, जो ऑटोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, उसको काम करने देते, और उसमें सहयोग करने के लिए अपने बीएलए को हम अधिक से अधिक पर्टिकुलरली इम्प्लाई करके, और इस जो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, उसमें सकारात्मक सहयोग देते। और हम लोगों ने भी किया, जनता दल यूनाइटेड ने किया, या फिर एनडीए के घटक दल ने किया। लेकिन दूसरी ओर पर्टिकुलरली इंडिया गठबंधन के लोग शुरू से ही इनके जो अप्रोच रहे हैं, वो नॉन कोऑपरेटिव रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि इन लोगों ने अब अगस्त क्रांति की बात की है। अब ऐसे लोग, आपको पता ही है कि लालू प्रसाद यादव जो सुप्रीमो है आरजेडी के, उनको तो स्वतंत्रता संग्राम के बदले जेल नहीं भेजा गया था, झारखंड के पुटावार जेल में। बेसिकली ये लोग हमेशा अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। दे आर ऑफेंडर, इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड पॉलिटिकल ऑफेंडर आल्सो। दे हैव नो बिलीफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और लोकतांत्रिक प्रोसेस में तो इनकी आस्था एकदम नहीं है। ये तो किसी पे विश्वास करते हैं ना, कि पिता के बाद पुत्र ही होगा। माता की पार्टी है राहुल गांधी की, तो वही विजयी लीडर होंगे। अब इस तरह के पार्टी या इस तरह के लोग या इस तरह के यदि व्यक्ति राजनीति में आएंगे, तो निश्चित रूप से डिस्टॉर्शन ऑफ पॉलिटिक्स होना सुनिश्चित है। और समझिए कि जो प्रोसेस हुआ है, और मान लीजिए जैसे उसके बावजूद भी यदि हम लोग, कभी कभी इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि भाई यदि आप अभी शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2024 के लोकसभा के चुनाव जो है वो गलत मतदाता ये वोटर्स के आधार पर हुए। मैं इनको बोलना चाहता हूँ, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100% वोटिंग होती है क्या? 48%, 49%, 50%। जो व्यक्ति मर गए हैं उन्होंने वोटिंग नहीं किया होगा, यही कारण है। और चुनाव आयोग ने उसको प्यूरिफाई किया, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस? और यदि आपको प्रॉब्लम है, देखिए ऐसा है परिमल कुमार जी, परिमल कुमार जी, ऐसा है, जब एसआईआर के एम्स रखे गए थे, क्या उद्दिष्ट है वो रखा गया था, तो पहला उद्दिष्ट एसआईआर का जो था, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इलेक्टर्स एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब सबका इसमें सहयोग, और उसके साथ साथ वो उसमें शामिल भी होने चाहिए। दूसरा जो लक्ष्य रखा गया था, जो आम ऑफिशियली कहा गया था, ठीक है, दूसरा लक्ष्य सुनिए, नो एलिजिबल इलेक्टर इन बिहार शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। अगर आप एलिजिबल है वोट करने के लिए, तो आपको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। तो अभी क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि जो 66 लाख वोटर्स कटे हैं, जो मर गए हैं, वो तो ठीक है, चलिए उनकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन 36 लाख वोटर ऐसे हैं कि जो शिफ्ट हुए हैं वहां से, इसके लिए माना जा रहा है कि उनका वोट शायद कट जाएगा। तो क्या सचमुच में यह पालन किया गया है? पहले 2 एम तो वही नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं जवाब देता हूं साहिल जी। देखिए, सेक्शन 16 एंड 19 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, इसकी चर्चा है। और उसी के आधार पर, और क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन होना। आप मान लीजिए कि यदि किसी के सिटीजनशिप का प्रश्न उठता है, तो ये महागठबंधन के लोग, ये नहीं, सुनिए, लेट मी कंप्लीट। चलिए ठीक है, नहीं साहिल जी, लेट मी कंप्लीट। जब प्रश्न उठता है कि भाई क्वालिफिकेशन सिटीजन होना चाहिए, तो ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन इज नॉट इंटाइटल्ड इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्टिगेट और सिटीजनशिप। मैं एक बात बता दो। अरे सुनिए, समझ में नहीं आता है। अरे सुनिए, आप समझिए, आप फर्जी प्रोफेसर है कि आपको समझ में नहीं आती? अरे कुछ समझ में आता है? नहीं, चलिए, अरे फर्जी आपका बाप, चलिए पर्सनल टिप्पणी शुरू हो गई है। आपका बाप है। जरिए, चलिए 1 मिनट। राहुल गांधी का जो आज स्टेटमेंट आया है एटम बॉम्ब को लेकर, उसको लेकर किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका भी बयान आ गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से। उन्होंने क्या कहा है जरा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मुझे आशुतोष के पास जाना है। जरा सुन लेते हैं कि किरण रिजिजू क्या कह रहे थे उसको लेकर। वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है,
तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करना, मतलब डिसक्रेडिट करने के लिए चुने हुए सरकार को, संवैधानिक संस्था को डिसक्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। तो किरण रिजिजू, आशुतोष कह रहे हैं कि ये संवैधानिक जो संस्था है उनको एक तरीके से चैलेंज किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सहमत है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एटम बॉम्ब है उनके पास में? देखिए साहिल, इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये कि जो चुनाव होता है वो चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चुनाव होता है। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कोई भी एक अगर चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर अगर सवाल खड़े करता है और उसको उस पर विश्वास नहीं है, तो चुनाव होगा कैसे, लोकतंत्र चलेगा कैसे? ये बात सत्ता पक्ष को भी समझनी चाहिए, ये बात विपक्ष को भी समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एसआईआर ने इस पूरी क्राइसिस को और गहरा कर दिया है और ये एक बहुत बड़े संकट की तरफ इस वक्त भारत का लोकतंत्र चल रहा है। इसको यूं ही जिस तरीके से खारिज करने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही है या चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। अगर राहुल गांधी कर्नाटक का उदाहरण दे रहे तो कर्नाटक में तो कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो फिर वहां ये तर्क तो काम नहीं करता है। और एक बात और है, क्या चुनाव जीतना और चुनाव हारने से ही ये साफ हो जाएगा कि जिस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत गई वहां धांधली नहीं हुई और जहां पे कांग्रेस पार्टी हार गई वहां धांधली हुई? ये भी तो संभव है कि वहां धांधली करने की कोशिश की गई होगी और चुनाव फिर भी वो धांधली में कामयाब नहीं हो पाए। मेरा प्रश्न जो बहुत स्पष्ट है कि क्या ये चुनाव अब देश के अंदर बिना विपक्ष के होंगे? क्या विपक्ष अपने मुद्दों को खड़ा करता रहेगा, उसके इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं करेगा? और क्या ये आरोप लगा दिया जाएगा कि आपको सरकार के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, आपको संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है? मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि जब बलराज मधोक हुआ करते थे तो उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि जो बैलेट पेपर्स है उनमें जहरीली इंक डाली जाती है और जो इंक कुछ समय के बाद गायब हो जाती है जब किसी विपक्ष के पक्ष में वोट डाला जाता था। तब क्या वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे थे? या लालकृष्ण आडवाणी ने जब ईवीएम पे सवाल खड़ा किया था, पूरी किताब लिख दी, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, क्या वो संवैधानिक संस्था को कमजोर कर रहे थे? विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। और मैं फिर एक बार कह देता हूं, अगर इलेक्शन कमीशन विपक्ष की बातों को सुने बगैर, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किए बगैर, उनको कन्विंस किए बगैर अगर बिहार में चुनाव को आगे लेके जाता है तो इससे ज्यादा खतरनाक बात नहीं हो सकती। सत्ता पक्ष के बैठे हुए हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि बिना विपक्ष के सरकार ना तो अगर बनेगी भी तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। और हम क्या भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? तो इनसे ना जवाब दीजिए, क्या गलत है अगर किसी प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है तो क्या गलत है? रिविजन मैं बता रहा हूं, फिर प्रक्रिया तो होनी नहीं चाहिए ना देश में। देखिए पिछले 2 सालों में जो चुनाव हुए हैं, कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना हो, इन सब में जो है वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ है। कर्नाटक में जो है 16 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स ऐड किए गए थे। तेलंगाना में इलेक्शन के मात्र 1 महीने पहले 22 लाख जो है घटे थे। तो ये एक आम प्रक्रिया है। इस बार जो है एसआईआर हो रहा है, अधिक इंटेंसिव, एक अधिक भीषण एक्सरसाइज हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रक्रिया से भागेंगे तो फिर तो आप कोई भी गलत चीज को सुधारने से भाग रहे हैं। ये मानसिकता जो है राहुल गांधी को बदलनी पड़ेगी। आज भी जो उन्होंने बयान दिया है वो कह रहे हैं कि हमने 2024 लोकसभा इलेक्शन में भी इसका यूज किया। अरे हम क्या आपकी तरह मूर्ख हैं कि हम उत्तर प्रदेश में हमारी सीट आधी से कम हो गई, महाराष्ट्र में हमारी सीट आधी से कम हो गई, गुजरात में हमें नुकसान हुआ, राजस्थान में हमें नुकसान हुआ, क्या हम खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे? राहुल गांधी बिना सोचे समझे, और ये आज का बयान नहीं है, उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि मोदी जी के विरोध में अब वो देश का विरोध करने लगे हैं। और एक समय आएगा बहुत जल्दी जब अन्य विपक्षी जो जिम्मेदार विपक्षी लोग हैं, ऑलरेडी उनकी पार्टी के ही कुछ लोग, शशि थरूर हो या फिर राजीव शुक्ला हो, परेशान हो गए उनकी हरकतों से और उनकी बातों से। देखिए ये मैं इस तर्क को सुनते सुनते मैं आज ही जा चुका हूं। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश नहीं होती, विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश नहीं होती। ये जो टोटल ब्रेकडाउन है ये मैं पहली बार देख रहा हूं। मेरा कम से कम जर्नलिज्म का 30 साल का इतिहास है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, एच डी देवेगौड़ा की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, ऐसा
आज तक नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में किसी तरीके की कोई बातचीत ही नहीं हो रही। दोनों एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अतीत को मलाइन करने की उम्मीद यही है इस पूरे चर्चा में कि कम से कम चुनाव आयोग के सामने जो चीजें रखी जा रही है और खास करके जो आक्षेप रखे जा रहे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग सुनवाई तो कम से कम करेगा, क्योंकि अब बिहार से जो हमारे पास रिपोर्ट एक के बाद एक आ रही है, करीब करीब 7 से 8 जिलों से हमारे पास अब तक रिपोर्ट आ चुकी है। 1.25 लाख से 2.5 लाख तक वोट हर जिले में कटे हैं। 38 जिले बिहार में हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लाख वोटर्स पूरे बिहार में इस वक्त कटे होंगे। उसमें अलग अलग कैटेगरी है, कई लोगों ने अपना स्थान चेंज किया है, रेसिडेंस चेंज किया है, कई लोग मर चुके हैं या कुछ लोगों के पते नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ लोग 2-2 जगह पर रजिस्टर्ड है, ऐसे कई सारी चीजें हैं। लेकिन कम से कम अगर हम देखें तो इस बात से एक बात साफ होती है कि कई लाख वोटर्स के नाम इस ड्राफ्ट बिल से गायब नजर आ सकते हैं। और इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि आपका नाम जाकर देखिए नाम है कि नहीं है, क्योंकि अभी भी 1 महीना है फाइनल लिस्ट आने में। तब तक पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी यह ऑप्शन है कि अपने लोगों का नाम रजिस्टर कराए, और अगर नहीं है तो वोटर्स के लिए भी एक समय अभी भी 1 महीने का दिया हुआ है।